यहाँ पर हम जंग आज़ादी 1857 की बात करें, वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो ये जो क्वेश्चन ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। तो देखो जंग आज़ादी के असबाब, इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो जंग आज़ादी के असबाब आता है। तो ये 2016 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है और 13 में भी आया हुआ है। तो असबाब का मतलब है असरात, कि मतलब जंग आज़ादी जो हुई उसका क्या क्या वजूहात थी और उसने किस किस तरह से इफ़ेक्ट किया। तो सबसे पहले पॉइंट है 1857 की जंग आज़ादी में मजहबी, सियासी, मौशी, माशराती और फ़ौजी असबाब काबिल ज़िक्र हैं। इनके यहाँ अलहदा जायज़ा लिया जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, आप इसको बेशक चाहो तो छोड़ दो, इसकी जगह आप इस तरह से लिख सकते हो कि 1857 की जंग आज़ादी के मजहबी, सियासी, मौशी, माशराती और फ़ौजी असबाब दर्ज झेल हैं। मजहबी असबाब, तो पहले मजहबी असबाब को देखते हैं। तो देखो आप चाहो तो इनकी हेडिंग्स लिख सकते हो या आप चाहो तो इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, जैसे मजहबी असबाब में पहला है ईसाईयत की तबलीग। तो आपने पहले ईसाईयत की तबलीग लिख ली पॉइंट्स बनाकर। फिर नेक्स्ट आपने यहाँ पे लिख दिया लॉर्ड मिकाले का तालीमी निज़ाम, लॉर्ड मैकॉले का तालीमी निज़ाम। तो यहाँ पे हम उर्दू में पढ़ रहे हैं तो वो उर्दू के लिहाज से पढ़ेंगे, इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश के लिहाज से। तो यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड है मजहबी अहकाम के ख़िलाफ़ कवानीन साज़ी। तो मैंने यहाँ पर किस तरीके से रिटन किया है कि यहाँ पे जो 3 हेडिंग्स हैं ना, इन तीनों हेडिंग्स को पॉइंट्स बनाकर लिख लेना और फिर उसके बाद उनमें से किसी एक को डिफ़ाइन कर लेना। तो देखो यहाँ पे मजहबी अहकाम के ख़िलाफ़ कवानीन साज़ी है, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। कंपनी के अहकाम ने मुग़ल ताजदार से वादा किया था कि वो काज़ी उल क़ज़ा का अहदा बरकरार रखेंगे। इब्तिदा में इस पर अमल भी हुआ, मगर जैसे जैसे अंग्रेज़ों का इक़्तिदार मज़बूत हुआ इन्होंने ये अहदा ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि ना मजहबी अहकाम जो होते हैं, मतलब रिलीजन के, जैसे हमारे पास होते हैं मुफ्ती होते हैं, मौलवी होते हैं, इन सब के जो पोस्ट होती है, इन सब की जो पोजीशंस होती है, ये बात हुई थी कि मुग़ल ताजदार जो थे, मुग़ल ताजदारों में मुसलमान भी थे, काफिर भी थे, सब थे। उन सब से ये वादा किया गया था कि काज़ी उल क़ज़ा जो है ना, उसका ओहदा बरकरार रखा जाएगा। पहले शुरू में इस पर अमल भी किया गया, मगर आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ों ने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इस तरह अंग्रेज़ों ने इस्लाम के दीवानी और फ़ौजदारी कवानीन को ख़त्म कर डाला था, जिसकी वजह से इस्लाम के दीवानी और फ़ौजदारी जो निज़ाम हैं, कवानीन हैं, वो ख़त्म हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मुसलमान अवाम के दिल में सबसे ज़्यादा नफ़रत इस वक्त पैदा हुई जब कंपनी की हुकूमत ने ज़िना को फ़ौजदारी जुर्म के बजाय दीवानी जुर्म करार दे दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो बात हो रही है कि इंडिया के जो मुसलमान थे उनके दिलों में सबसे ज़्यादा नफ़रत उस वक्त पैदा हुई जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि ज़िना जो है, जो फ़ौजदारी जुर्म है, उसको उन्होंने दीवानी जुर्म में करार कर दिया। अच्छा, जो फ़ौजदारी जुर्म होते हैं ना, उनकी ज़्यादा मेन बड़ी पनिशमेंट होती है, लेकिन दीवानी जुर्म, तो इन दोनों चीज़ों में आपको डिटेल में अलग से फ़र्क देखना पड़ेगा, फिर जाके फ़र्क समझ आएगा। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के अलावा हिंदुओं की मजहबी रसूम में भी मुदाखलत की। 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने सिटी की रस्म को काबिल कसस जुर्म करार दे दिया। तो सिर्फ इससे मुसलमान ही इफ़ेक्टेड नहीं हो रहे थे, हिंदू भी इफ़ेक्टेड हो रहे थे अंग्रेज़ों की हुकूमत से। तो जो लॉर्ड बेंटिक थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक, उन्होंने सिटी की जो रस्म होती है हिंदुओं की, उसको जुर्म कर दिया, जुर्म करार दे दिया। मतलब कह दिया कि जो भी उस रस्म को फॉलो करेगा वो कानून को तोड़ रहा है। लॉर्ड डलहौज़ी ने 1856 में हिंदू बेवाओं के दोबारा निकाह को कानूनी तौर पर जायज़ करार दे दिया। अब चूँकि इंडियन हिंदू मज़हब और हिंदू ट्रेडिशंस में जो बेवा होती है उनको दोबारा शादी की इजाज़त नहीं होती, तो
उनके मुताबिक अगर कोई बेवा दोबारा दूसरी शादी करे तो वो गुनाह होता है। तो इन्होंने यहाँ पर लॉर्ड डलहौसी ने उसको भी उसकी भी इजाज़त दे दी थी, अगरचे ये तमाम इस्लाहात समाजी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए की गई थी, लेकिन हिंदुओं ने इनसे नफ़रत का इजहार किया। हाँ, अगर हम इस जगह पे देखें तो ये दोनों चीज़ें सही थी, लेकिन क्योंकि अगर हम किसी के भी रिलीजन या फिर किसी भी ट्रेडिशंस वगैरह के ख़िलाफ़ जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है लोगों को पसंद नहीं होती, तो उन्होंने इसमें नफ़रत का इजहार किया था। नेक्स्ट हमारे पास है सियासी असबाब। तो पहली हेडिंग आ जाएगी बरतानवी तोसी पसंदी। मुग़ल शहनशाह के साथ तौहीन आमेज़ सलूक। कानून साजदारे में मकामी नुमाइंदगी का फुक़दान। अच्छा, ये छोटी हेडिंग थी तो मैंने ये छोटी वाली ले ली। इसमें सर सैयद अहमद ख़ान के मुताबिक जंग आज़ादी का एक अहम सबब ये था कि कानून साजदारे में मकामी नुमाइंदगी का फुक़दान था। इसलिए कंपनी के अहद में जितने भी कवानीन बनाए गए वो लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थे, इसलिए अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए थे। अच्छा, जो ये पहली लाइन है ना, इसमें ये कहा जा रहा है कि जंग आज़ादी का सबसे का एक मेन रीज़न ये भी था कि जो जहाँ पे कानून बनते थे, कानून साजदारे थे ना, जहाँ पे कानून बनते थे वहाँ पे आवाम की जो राय होती है उसकी वैल्यू नहीं थी। तो इसलिए काफ़ी ऐसा हुआ कि ना जो कवानीन बनाए गए वो लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थे, जिसकी वजह से अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है मौशी असबाब, इकोनॉमिकल कॉजेस। देसी सनत की तबाही, बेरोज़गारी, तिजारत पर अंग्रेज़ों की इजारादारी। बरसग़ीर जनूबी एशिया की तिजारत पर अंग्रेज़ों ने जल्द ही अपनी इजारादारी कायम कर ली। मुग़लों से मिली हुई मराआत का गलत इस्तेमाल करके कंपनी के मुलाज़िमीन खुशहाल ताजिर बन गए और उनके मुकाबले में मकामी ताजिरों की पोजीशन कमज़ोर हो गई। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ना अंग्रेज़ जो थे उन्होंने इंडिया बरसग़ीर पर इसी तरह से कब्ज़ा किया था कि उन्होंने पहले मुग़लों से ये बात कही कि वो तिजारत करना चाहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना कब्ज़ा शुरू कर दिया था। तो ना जब उन्होंने तिजारत पर अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया इस तरह से कि जो मुलाजिम थे वहाँ पर काम करने वाले वो ताजिर बन गए थे, तो इस तरह से जो वहाँ पर रिहायशी ताजिर थे ना उनका बिज़नेस लॉस में जा रहा था, उनकी पोजीशंस कमज़ोर होती थी। उसके बाद हमारे पास अगर आप चाहें तो ये देखो जागीरों से महरूमी, स्टैम्प एक्ट, ये दोनों भी नाम लिख देना हेडिंग्स में। नेक्स्ट है मौशराती असबाब, मुसलमानों के साथ नस्ली इम्तियाज़। मुसलमान अरसा दराज तक बरसग़ीर के हुक्मरान रहे थे, मगर अंग्रेज़ों ने वजह बिला वजह मुसलमानों के मुफाद पर हिंदुओं के मुफाद को तरजीह दी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोइंदाना रवैया इख्तियार किया ताकि वो दोबारा एक मजबूत कौम की हैसियत से ना उभर सकें। तो अंग्रेज़ जो थे मतलब बरसग़ीर के हुक्मरान जो थे मुसलमान जो थे उन्होंने एक वक्त तक बरसग़ीर पर हुकूमत की, लेकिन अंग्रेज़ों ने जब हुकूमत संभाली तो उन्होंने मुसलमानों की जगह हिंदुओं को ज़्यादा तरजीह दी, उनकी बेनिफिट्स का ज़्यादा ख़याल रखा और मुसलमानों के जो हुकूक थे उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते चले गए। नेक्स्ट आपकी हेडिंग पॉइंट्स में लिख देना, अहले हिंद की ज़बान, सकाफ़त और मज़हब से नापसंदीदगी, मुसलमानों की तस्लील। नेक्स्ट है फ़ौजी असबाब, फ़ौजी सिपाहियों के लिए नया कानून, फ़ौजी नज़्म ज़ब्त के कवानीन, तरक्की और रिटायरमेंट। फ़ौज में तरक्की के लिए सीनियरिटी को मलहूस रखा जाता था। बरतानवी फ़ौजियों को मुलाज़मत से 70 साल की उम्र में रिटायर किया जाता था, जबकि हिंदुस्तानी फ़ौजियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 55 साल रखी गई थी। मकामी सिपाही इस किस्म की इम्तियाज़ से सख्त नाला थे।
यहाँ पर ये बात हो रही है कि अब अंग्रेज़ बरतानवी फ़ौजी जो थे उनको रिटायर किया जाता था 70 साल की एज पे, 70 साल की एज पे, लेकिन जो हिंदुस्तानी फ़ौजी थे, मुसलमान और हिंदू जो थे, उनको 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट दी जाती थी। तो अब जो 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट दी जाती थी ना, तो उनके लिए तो आसानी होती थी क्योंकि उनकी एज इतनी हो जाती थी और उसके बाद उन्हें मज़ीद जॉब वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनके बच्चे बड़े हो जाते थे। लेकिन 55 साल की उम्र में यहाँ बात हो रही है तो उन्हें फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद भी जगह जगह जॉब्स करनी पड़ती थी। तो इससे जो रिहायशी मकामी की यहाँ बात हो रही, जो रिहायशी थे ना, लोकल जो पीपल थे, उन लोगों को इससे बहुत इख्तलाफात थे।